हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो हमारा क्लास 12th का हिस्ट्री का चल रहा है उसके बारे में। इससे पहले 3 पार्ट हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम अपना जो है कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं उसमें हमने बात किया कि 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी का जो काल था उसमें किस तरह से 16 महाजनपद थे, उनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने बात की, गुप्त साम्राज्य के बारे में बात की। उसके आगे हमने देखा कि राजा जो है अपनी प्रजा को कैसे रखता था। अभिलेखों के बारे में हमने देखा, अभिलेखों से बहुत कुछ जो है उस समय की जानकारी हमें देखने को मिली। तो इसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं नगरीय जनसंख्या के बारे में कि जो नगर थे उनमें जो है वो जनसंख्या किस तरीके से रहती थी। संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। देखिए, संभ्रांत का जो मीनिंग है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। संभ्रांत का मतलब आप ऐसे एक ग्रुप से कह सकते हैं, लोगों के एक समूह को कह सकते हैं जो है संख्या में तो बहुत ही कम है, लेकिन उनका जो है समाज में जो है आप रुतबा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। वे राजनीतिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली हैं, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसे ग्रुप को, ऐसे वर्ग को आप कहते हैं कि संभ्रांत वर्ग। शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। देखिए, उस समय की अगर हम बात करें तो जो शासक वर्ग और राजा थे, शासन करने वाले जो लोग थे, वो किलेबंद नगरों में रहते थे। अब किलेबंद नगरों का मतलब क्या है कि जो जिस नगर में वो रहते थे उसको किलों से घेरा गया था, घेरा जाता था। वो क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से शायद ऐसा किया जाता होगा कि कोई उन पर जो है बाहर से आकर आक्रमण ना कर सके। इन स्थानों पर पाए गए पुरावशेष से पता चलता है कि इन स्थानों में पर उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ाई है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। देखिए, इस समय पर जो खुदाई की गई पूरा अवशेष जो हमें मिले हैं उनसे हमें पता लगा कि उस समय पर जो है मिट्टी के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आप कह सकते हैं कटोरे और थालियां मिली जिनके ऊपर एक काले रंग की एक चमकदार परत चढ़ी थी। देखिए, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब होता है काला, जो परत चढ़ी है वो काले रंग की है। और मार्जित का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, साफ, स्वच्छ। तो ये कह सकते हैं कि ये जो बर्तन थे इनकी क्वालिटी बहुत ही जो है अच्छी थी। संभव है इनका प्रयोग अमीर लोग किया करते होंगे। देखिए, अगर इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो इतिहासकार यही अंदाज़ा लगाएंगे ना कि भाई जो नॉर्मल जो लोग हैं, वहाँ की जो आम जनता है, वो तो इनका प्रयोग नहीं करती होंगी। क्वालिटी अच्छी है तो हो सकता है वहाँ के अमीर लोग इनका प्रयोग करते हों। अब और हमें क्या देखने को मिला इस स्थान पर? इन स्थानों पर सोना, चांदी, तांबा, हाथीदांत, शीशे के तरह तरह के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन और पक्की मिट्टी मिली है। देखिए, और जो है खुदाई के समय में सोने के, चांदी के, तांबे के, शीशे के तरह तरह के जो है बने हुए पदार्थ, उपकरण, गहने, हथियार, सारी चीज़ें जो है हमें खुदाई के समय उस समय देखने को मिली हैं। और अगर हम दूसरी जो है शताब्दी की बात करें, करीब करीब ये कह सकते हैं कि हम जीसस के बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं, तो लगभग 200 सालों के बाद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ग जो आ गए थे समाज में। उसमें धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण मिला। ये देखने को मिला कि दूसरी सदी के बाद जो है बहुत सारी अलग अलग जातियां आ गई थी। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया। ये श्रेणी किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्रेणी जो है प्रयोग हुआ है एक व्यापारियों के संघ के लिए, जो किसी भी राज्य में जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो व्यापार करते हैं, सारा जो है लेन देन वो देखते हैं, व्यापार उनके आप कह सकते हैं कि व्यापार पर उनका एकाधिकार होता है, कुछ जो है एक समूह का, एक ग्रुप का। तो उस ग्रुप को उस समय के लोग कहते थे श्रेणी। अब ये श्रेणियाँ क्या करती थी? पहले कच्चे माल को खरीदती थी और जो है उससे जो सामान तैयार करती थी और बाजार में बेच देती थी। तो व्यापारी का काम देखिए यही होता है कि जो वो कच्चा माल खरीदेगा फिर उससे जो है माल तैयार कराएगा और बाजार में ले जाकर बेच देगा। तो उस समय पर भी जो ये श्रेणियाँ हैं ये यही काम करती थी। मतलब व्यापारियों का जो संघ था वो यही काम करता था कि जो है कच्चा माल जो है किसानों से लिया, फिर तैयार माल करवाया
और जो है उसको बाज़ार में बेच दिया। अब हम बात करेंगे कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। देखिए, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का जो व्यापार है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और वर्गों का जाल बिछ गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने बंदरगाह और जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गए। अगर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की हम बात करें तो उस समय पर ये नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो संचार के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, वो नहीं थे। उस समय पर भी जो है भूमि मार्ग भी जो है अच्छे डेवलप हो गए थे, और जो है जल मार्ग, जो नदी के रास्ते कह सकते हैं आप, या समुद्र के रास्ते जो है व्यापार होता था, वो काफ़ी मात्रा में उस समय पर किया जाता था। तो जो समुद्र तट पर बने बंदरगाह थे ना, वो जो है अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया, देखिए सिर्फ अपने महाद्वीप तक ही व्यापार सीमित नहीं था, बल्कि अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और जो एशिया जो है उसका पूरा पश्चिमी एशिया तक जो है वो लोग व्यापार करते थे। और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया। और बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो उधर से जो है ये व्यापार चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक जो है ये फैला हुआ था। इसको हम थोड़ा सा जो है मैप से समझेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को आप जितना भी जो है मैप से पढ़ेंगे या देखेंगे, समझेंगे, उतना ही आपको जो है लॉन्ग टर्म तक आप उसको याद कर सकते हैं। देखिए, ये भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर भारत और इसके जो है पश्चिम में आने वाले कुछ देश, इस जगह की जो है बात हो रही है। देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर जो है अरब सागर है, तो अरब सागर से ये लोग क्या करते थे, उत्तरी अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसका जो उत्तरी एरिया है ना, यहाँ पर भी ये लोग व्यापार करते थे। अब ये एशिया का जो पश्चिम एशिया है, यहाँ पर भी व्यापार करते थे। अब यहाँ है हमारी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इधर से ये लोग जो है समुद्री रास्तों का जो है प्रयोग करते हुए जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की यहाँ बात हो रही है, ये सारे जो देश हैं, इधर तक ये जो है पूरा व्यापार इन्होंने अपना समुद्री मार्गों के रास्ते फैला रखा था। तो देखिए, ये समुद्र के रास्ते इधर से भी व्यापार करते थे और इधर भी ये लोग, इनकी जो है पहुँच इधर तक भी हो गई थी उस समय में। शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। देखिए, जो उस समय के राजा थे वो क्या करते थे, जो भी ये जो है व्यापार के जो मार्ग थे, जो रास्ते थे, उन पर अपना जो है कंट्रोल रखते थे। और उसके लिए ये क्या करते थे, जो व्यापारी थे ना, उनकी सुरक्षा, देखिए सुरक्षा क्यों जरूरी है। मान लो कोई व्यापारी है, वो समुद्र के रास्ते जो है अपना सामान लेके जा रहा है, अगर उसको जो है सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो जो चोर डकैत उस समय पर भी बहुत ज़्यादा होते थे, वो उनका जो है सामान जो है रास्ते में लूट लेते थे। तो उस राज्य का जो, किसी भी राज्य का जो उसके आसपास जो शासक था, वो क्या करता था, उन व्यापारियों को जो है सैनिक सहायता, जो सुरक्षा प्रदान करता था, ताकि जो है कोई भी उनका जो है माल को लूट ना सके। और उसके बदले वो क्या करता था, उन व्यापारियों से वो धन लेता था। तमिल भाषा में मस्तुअन और एक प्राकृत में सत्यावन और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। देखिए, उस समय पर जो व्यापारी जो थे, बड़े व्यापारी जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर तमिल भाषा में जो उनके लिए वर्ड यूज होता था वो मस्तुअन था, और जो है प्राकृत में उनका नाम क्या था, सत्यावन या सेट्टी। ये नाम किसके लिए यूज हुए हैं, व्यापारियों के लिए। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले, कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करें, रोम की जो यूरोप महाद्वीप में है उसकी बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है उगाई जाने वाली काली मिर्च और मसाले, जो गरम मसाले कहते हैं जिन्हें हम, उनकी बहुत ज़्यादा मांग जो है स्टार्टिंग से ही वहाँ पर रही है। यहाँ की जड़ी बूटियों की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग रही है। तो इन वस्तुओं को वहाँ पहुँचाने के लिए क्या किया जाता था, अरब सागर के रास्ते ही जो है वहाँ पर पहुँचाया जाता था। ये देखिए हमारा वर्ल्ड का मैप है, इसमें अगर आप देखेंगे तो रोम, हमारा इटली जो है रोम यहाँ पर पड़ता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप का जो ये वाला एरिया है, यहाँ से ये क्या करते थे, काली मिर्च, जड़ी बूटियाँ, गरम मसाले, ये सब जो है अरब सागर के रास्ते होते हुए यहाँ तक जो है
पहुंचते थे। अब हम बात करेंगे सिक्के और राजाओं के बारे में, कि जो राजा थे उस समय के, उन्होंने क्या किया, सिक्कों का जो है उन्होंने चलन जो है वो आरंभ किया था। व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। देखिए, उससे पहले की अगर हम बात करें, जब सिक्के जो है नहीं आए थे, सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो लोग जो व्यापार करते थे उसमें जो है वो सामान का लेन देन करते थे। मान लो जो उन्हें जो है रोम के साथ व्यापार करना, वो यहाँ से काली मिर्च और मसाले लेके गए। अब जो रोम में जो है कुछ धातु या कोई भी ऐसी चीज़ होती थी जो वहाँ पर फेमस होती थी, उन काली मिर्च और मसालों के बदले वो जो है सामान वहाँ से लेके आते थे। लेकिन इस समय पर जो राजा जो आए, उन्होंने क्या किया, सिक्कों का प्रचलन कर दिया। जैसे आज के अगर टाइम में हम देखें तो अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपना रुपए देंगे, पैसे देंगे और सामान खरीद लेंगे। ये तो है नहीं कि भाई हमें मार्केट से सब्जी लेके आनी है तो हम घर से कोई सामान लेके जाएंगे कि भैया आप जो है ये सामान ले लो और हमें सब्जी दे दो। बहुत पहले ऐसा ही होता था, जो है वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन इन राजाओं ने, इस समय के राजाओं ने जब सिक्के चलाए तो इससे जो व्यापार था वो करना आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। देखिए, सबसे पहले जो सिक्के बनाए वो चांदी के बनाए और तांबे के बनाए। आहत सिक्के, आहत सिक्के का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप इस सिक्के को देख रहे हैं तो इसके ऊपर क्या है, एक तस्वीर है। ये क्या करते थे, आहत का मतलब होता है किसी चीज़ को ठोक पीट कर जो है उसके ऊपर उसकी छाप छोड़ना। तो चांदी पर, तांबे पर इस तरह से ये लोग जो है छाप छोड़ते थे और उससे ही जो है सिक्कों की पहचान की जाती थी। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये सिक्के जो है राजाओं ने जारी किए थे। देखिए, मौर्य जो साम्राज्य था उस समय में भी जो है सिक्के मिले, पुरावशेषों से हमें पता लगा। तो इनकी जब पहचान की गई तो पता लगा कि भाई ये सिक्के जो है राजाओं ने जो है जारी किए थे। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। देखिए, ये जो सिक्का है ना हमारा, इसके ऊपर आप देखोगे तो ये तस्वीर है। इसी तरह से जो सिक्कों पर जो है राजाओं की तस्वीर छपी होती थी, तो शासकों की प्रतिमा और उनका जो है नाम भी लिखा जाता था सिक्के के ऊपर। जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे नोट के ऊपर हम जो है गांधी जी की हम तस्वीर देखते हैं, तो उसी तरह से उस समय पर जो सिक्के थे उन पर जो है राजाओं की जो है तस्वीर जो है वो छापी जाती थी और राजाओं के नाम भी लिखे जाते थे। तो इस तरह के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। अब ये हिंद यूनानी का मतलब क्या है? हिंद यूनानी का मतलब ये है कि ये जो यूनान के जो शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने जो है भारतीय उपमहाद्वीप के जो है कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर रखा था। वो यहाँ पर जो है राज्य करते थे। उन शासकों को बोलते थे हिंद यूनानी शासक, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। देखिए, जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, उसमें जो है भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो है आप देश कह सकते हैं। उस समय पर ये एक था भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसके जो है पूर्वी जो इसका एरिया था, उस पर इन जो है हिंद यूनानी शासकों ने जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। देखिए, हिंद यूनान एम्पायर, इसका एक बार हम मैप देखेंगे कि जो हिंद यूनानी शासक थे ना, उन्होंने ये वाला एरिया जो थोड़ा सा आपको कलर्ड जो है आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए, यहाँ से ये इधर तक ये सारा एरिया जो है, ये जो है हिंद यूनानी जो शासक थे उनके अंतर्गत आता था। इसमें क्या है, ये हमारा भारत, इधर जो है पाकिस्तान आ जाएगा, भारत से अलग होने के बाद फिर अफ़गानिस्तान है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान है। तो ये सारा एरिया जो है हिंद यूनानी शासकों के अंतर्गत आता था। मैप से अगर आप देखेंगे किसी भी चीज़ को तो आसानी से आप उस चीज़ को जो है याद रख सकते हैं। तो बार बार मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप हिस्ट्री को जो है मैप के साथ जो है ज़रूर पढ़िए। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा सबसे पहले जो सिक्के चले वो चांदी और तांबे के थे।
सोने के सिक्के जो है वो किसने चलाए? सोने के सिक्के सबसे पहले जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने चलाए थे। कुषाणों का जो राज्य, जो कुषाण जो शासक थे, उनका राज्य भी जो है उत्तर और मध्य जो है भारत है, वहाँ पर उन लोगों ने जो है शासन किया था। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट और ईरान के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल समान थे। और जो कुषाणों ने जो सोने के सिक्के चलाए ना, उनका वजन देखे, उनका आकार देखे, तो वो रोमन सम्राटों द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे या ईरान के शासकों द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, उनसे जो है काफ़ी वो मिलते जुलते थे, उनके समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। देखिए, उत्तर और मध्य भारत पर ये सिक्के क्यों मिले? क्योंकि जो कुषाण शासक थे, उन्होंने उत्तर और मध्य भारत पर ही अपना जो है शासन किया था। दक्षिण भारत में अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। देखिए, अभी मैंने बात की कि जो कुषाण शासक थे, उन्होंने उत्तर और मध्य भारत में अपना शासन किया, लेकिन जो रोमन सिक्के थे वो हमें दक्षिण भारत में भी देखने को मिले। अब वो सिक्के वहाँ तक कैसे पहुँचे? अभी हमने देखा था कि जो सिक्कों से जो व्यापार था वो आसान हो गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि न सिर्फ उत्तर भारत में, मध्य भारत में, बल्कि दक्षिण भारत तक भी जो ये रोम साम्राज्य के साथ इन जो शासकों का जो है व्यापार होता था, सिक्कों का लेन देन होता था, इसलिए जो है ये सिक्के हमें वहाँ पर दक्षिण भारत में मिले हैं। सोने के सबसे बड़े सिक्कों में कुछ गुप्त शासकों ने भी जारी किए। देखिए, जो सोने के सिक्के हैं ना, वो कुषाणों ने उनका जो है चलन आरंभ किया, लेकिन गुप्त शासकों ने भी जो है वो सिक्के, सोने के सिक्के बनवाए हैं। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। अगर गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए सिक्कों की हम बात करें, तो इनमें जो सोना यूज़ किया गया था, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी थी। इससे जो है ये लोग दूर दूर तक अपना व्यापार करते थे। अब हम बात करेंगे कि देखिए, हम जब से इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो भी हमें पूरा अवशेष मिले, जो भी हमें अभिलेख मिले हैं ना, उनसे ही हमें पता लगा कि किस समय पर जो है कौन से शासक किस तरह से जो है वो राज्य करते थे, वहाँ की जनता को कैसे रखते थे, ये सब हमें अभिलेखों से पता लगता है। अब इन अभिलेखों का अर्थ वो है वो कैसे निकाला जाता है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी है। देखिए, आज जो हम लिपि पढ़ रहे हैं, चाहे हम ये हिंदी भाषा ही पढ़ रहे हैं, तो इनका जो मूल माना गया है ना, वो ब्राह्मी लिपि को माना गया है। और उस समय के जो अभिलेख हैं वो भी ब्राह्मी में ही लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। देखिए, हमने देखा था कि अशोक के जो स्तंभ हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं। जो अशोक के अभिलेख देखे थे हमने, इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति देखा था, वो भी जो उस कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे, लेकिन कुछ और प्राचीन अभिलेखों की बात करें तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जेम्स प्रिंसेप ने के प्रयासों से अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला था। देखिए, इन अभिलेखों को पढ़ने में हमें सफलता कब मिली थी? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, उसने 1838 में जो है इस लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की। तो उसके बाद ही हमें पता लगा था कि इन अभिलेखों में क्या लिखा गया है। अगर ब्राह्मी लिपि की हम बात करें तो वो जो है वो लिखी कैसे जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। संस्कृत, प्राकृत, शाका जो है ये सारी इसकी भाषाएं हैं। अब हम बात करेंगे खरोष्ठी लिपि के बारे में। पश्चिमोत्तर में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं ने लगभग द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाए गए सिक्कों की जानकारी खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने के बाद हुई। देखिए, हमने देखा कि रोमन साम्राज्य के साथ जो यूनानी जो शासक थे, उन्होंने सिक्के चलाए, ठीक है। उनके साथ हम व्यापार करते थे, लेन देन होते थे, उनके ऊपर राजाओं के नाम भी लिखे गए थे उन सिक्कों पर। लेकिन हमें जो है ये जानकारी मिली कहाँ से? क्योंकि ये जो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखे गए थे, ये लिखे गए थे खरोष्ठी लिपि में। और खरोष्ठी लिपि की एक विशेषता, वो लिखी कैसे जाती है?
हमने देखा कि ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है ना वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है। जैसे हमारी हिंदी है ऐसे नहीं लिखी जाती, वो उल्टी लिखी जाती है। तो उस जब जो लिपि थी उसको पढ़ने के बाद जब हमें जानकारी मिली तो उसके बाद ही हमें जो हिंद यूनानी जो शासकों के नाम है, उनका जो साम्राज्य विस्तार था, उसके बारे में जो है हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के लिए दोनों लिपियों में अपोलोडोर्स का नाम लिखने के लिए जो प्रतीक माना, उस जैसे अपोलोडोर्स लिखा है तो वो क्या है कि यूनानी में भी उसके लिए पहले अ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, और खरोष्टी में भी अगर लिखा गया तो उसके लिए भी अ शब्द का प्रयोग किया। तो तब जो है जो इतिहासकार थे, जो पढ़ने वाले थे लिपि को, उन्होंने जो है इनका मेल किया और तब ये जो है लिपि पढ़ने में आई थी। प्रिंसिप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की है, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना शुरू हो गया। अब हमें पता लगा कि जो खरोष्टी लिपि है ना वो जो है प्राकृत में लिखी गई है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। देखिए अभिलेख जो है हमने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जब हमें ज्ञान हो गया तब जो है ये हमारे पढ़ने में आए, तो इनसे हमें क्या क्या चीज़ें जो है जानने को मिली। इतिहासकार एवं अभिलेखा शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए अशोक के 2 अभिलेखों को पढ़ते हैं। अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, बस उसकी उपलब्धियां लिखी हैं, जैसे देवप्रियम अर्थात देवताओं को प्रिय या प्रियदर्शी अर्थात देखने में सुंदर। देखिए जो अशोक के अभिलेखों में हमें देखने को मिला वो क्या था कि कुछ अभिलेखों में उसका नाम नहीं लिखा गया। किसी में लिखा है देवप्रिय कि भाई वो देवताओं को प्रिय था जो शासक था, कहीं लिखा है प्रियदर्शी कि भाई वो देखने में बहुत जो है मनोहर मुखाकृति थी उस सम्राट की, और कुछ अभिलेखों में क्या था कि उसका नाम मिला। तो इतिहासकारों ने जब इन दोनों का मिलान किया तब उन्हें पता लगा कि ये जो है एक ही राजा के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं और वो है अशोक। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेखा शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनकी विषय शैली भाषा सब में समानता है, अतः वे निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये अभिलेख जो है एक ही शासक ने बनवाए हैं। देखिए कहीं कहीं पर उसके अशोक के जो अभिलेख थे उसमें उसका जो मैंने बताया कि उसकी विशेषताएं लिखी गई हैं, कहीं कहीं उसका नाम लिखा गया है, लेकिन जो अलग अलग तरीके थे उसमें भी उनके जो विषय थे, उनकी शैली थी, उनकी भाषा थी, उनमें जो है समानता देखने को मिली। तो उससे ये पता लगा कि ये सारे अभिलेख जो हैं एक ही शासक ने बनवाए हैं। कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं। अभिलेखा शास्त्री वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते थे। देखिए जो अभिलेख लिखने वाला था वो क्या करता था, अगर उसको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है कि जो आगे उसको समझने वाले हैं उसका कोई गलत अर्थ ना निकाल ले, तो वो उसके ब्रैकेट में जो है उसका जो है अर्थ लिख देते थे। ये बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का जो है मूल अर्थ न बदल जाए। देखिए ब्रैकेट में जब वो शब्द लिखते थे तो वो बड़ा ध्यान रखते थे कि जो है जो जिस शब्द का हम जो ब्रैकेट में अर्थ समझाना चाहते हैं वो कहीं बदल न जाए। राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारों नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे। क्या आने वाले उन्हें पढ़ते थे, वहाँ रुकते थे? देखिए राजा जो संदेश लिखवाते थे, पत्थरों पर खुदवाते थे, वो ये देखते थे कि जो आने जाने वाले लोग हैं क्या वो उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो उस समय की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं। तो क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन सब समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। साथ ही युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला। अशोक की जो है विजय की वेदना इतनी दर्दनाक थी कि राजा उनके बारे में कुछ न कह सका। यहाँ बात हो रही है कलिंग आक्रमण की, जो कलिंग जो का युद्ध हुआ था राजा उड़ीसा के जो राजा चैत्रराज थे उसमें और अशोक में, क्योंकि जो अशोक ने अभिलेख जो मिले हैं ना उसमें जो कलिंग विजय थी उसके बारे में हमें कोई विवरण देखने को नहीं मिला। इसका जो है कारण यही था कि जो अशोक था वो अपनी विजय से खुश नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में इतने जो है बहुत सारे सैनिक मारे गए तो वो बहुत दुखी था, और इसके बाद उसने जो है
ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जो है आज के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और मैं क्या किया था उस समय के बाद उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसलिए जो है हमें कलिंग विजय की जो है उसके कोई भी विवरण हमें देखने को नहीं मिले। अब हम देखते हैं जो अभिलेख है उनकी जो है सीमा। अभिलेख साक्ष्य की सीमा का मतलब क्या है कि देखिए हमें बहुत कुछ अभिलेखों से जो है जानकारी मिली है, लेकिन उसकी भी एक तकनीकी जो है वो सीमा होती है। अक्षरों के हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। हमें अभिलेख मिले, अब ये तो है नहीं कि उन्होंने जो उस समय के जो अभिलेख मिले तो सब कुछ हमें जो है बिल्कुल क्लियर उसमें समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होता था उस समय में। जो अक्षर थे वो थोड़े हल्के लिखे जाते थे, क्योंकि वो जो है खुदाई करके पत्थरों पर, तांबे के पत्थरों पर या मिट्टी के जो वैसे पत्थर होते थे, पक्की मिट्टी, उसके ऊपर जो है वो अक्षर जो है उत्कीर्ण किए जाते थे। तो वो हल्के होते थे और समय के साथ क्या होता है कि वो मिट भी जाते थे, तो सारी बातें हमें देखने को नहीं उनसे जो है पता चल पाती। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्सर लुप्त हो जाते हैं। देखिए कुछ अभिलेख जो है वो समय के साथ क्या है नष्ट हो जाएंगे या उनसे जो वो अक्षर हैं वो मिट जाएंगे। अभिलेख में शब्दों में लिखे अर्थ का पूर्ण ज्ञान सरल नहीं होता। तो अभिलेख में जो भी लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है सब कुछ उसके बारे में पता लग गया। अधिकांश अभिलेख कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, कुछ अंश मात्र हैं, और बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जो समय के साथ जो है वो नष्ट हो गए, जो हमें मिले ही नहीं। एक समस्या यह भी है कि जिन्हें हम राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित ही ना किया गया हो। दूसरी जो बात है देखने को हमें मिलेगी कि हो सकता है कि आज हम देखते हैं कि भाई राजनीति का बहुत वो है बोलबाला उस समय में, या फिर आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली है उन लोगों की बहुत जो है मीडिया में भी हम देखते हैं उनकी बहुत बातें होती हैं। हो सकता है उस समय पे इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी गई हो, इनके बारे में कुछ लिखा ही ना गया हो। जैसे दैनिक प्रक्रिया और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता। तो डेली रूटीन जो होता था लोगों का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, उनके सुख दुख थे, उनके बारे में जो है हमें कुछ भी देखने को अभिलेखों में नहीं मिला, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। तो अभिलेखों से जो हमें देखने को मिला वो क्या था कि या तो किसी विशेष अवसर की बात की गई है, किसी राज्य के बारे में, उसके युद्ध के बारे में, तो इस तरह जो स्पेशल मूवमेंट आप कह सकते हैं उनके बारे में ही हमें देखने को मिला है। सारी चीज़ें जो है हमें देखने को अभिलेखों से नहीं मिली हैं। ये एक ताम्र अभिलेख है जिस पे आप देख सकते हैं कि कैसे तांबे के पत्थर पर जो है जो शासक था उसने अपने जो है संदेश जो है वो खुदवा रखे हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।